नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। चलिए रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज। तो वहीं बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दिल्ली दौरे से उत्तराखंड वापस लौटे सीएम धामी कैबिनेट में जल्द होगा फेरबदल। तो केंद्रीय हाईकमान से मिली हरी झंडी। अब कभी भी हो सकता है कैबिनेट विस्तार। धामी मंत्रिमंडल में खाली है अभी भी 4 सीटें। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज। दिल्ली दौरे से उत्तराखंड वापस लौटे सीएम धामी कैबिनेट में जल्द होगा फेरबदल। केंद्रीय हाईकमान से मिली हरी झंडी। अब कभी भी हो सकता है कैबिनेट विस्तार। आपको बताते चले, धामी मंत्रिमंडल में खाली हैं अभी भी 4 सीट। दिल्ली दौरे से उत्तराखंड वापस लौटे सीएम धामी कैबिनेट में जल्द होगा फेरबदल। माफी मांग ली। देखिए, बहुत जल्दी हमारे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली पहुंचे हुए हैं, रायशुमारी कर रहे हैं कौन हमारे मंत्री होंगे, किनके। देखिए, बहुत जल्दी हमारे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली पहुंचे हुए हैं, रायशुमारी कर रहे हैं कौन हमारे मंत्री होंगे, किनके नाम के ऊपर मोहर लगेगी। ये हमारे सिर्फ नेतृत्व का काम है और बहुत जल्दी आपको उत्तराखंड की विधानसभा में यहाँ मंत्री नजर आएंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी तरफ से बकायदा शीर्ष नेतृत्व के सामने प्रस्ताव रख दिया है और नाम रख दिए हैं। तो मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको यहाँ पर हमारे मंत्रिमंडल में तमाम और भी नए चेहरे मंत्रिमंडलों के दिखेंगे। क्या हो रहा पता नहीं चलता, इसके बाद सही बात कह रहे हैं। नहीं, ये ठीक हो गया होगा ये वाला। माफी मांग ली। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिलाओं को शुभकामनाएं दी। सीएम धामी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि प्रदेश की समस्त मातृशक्ति और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में एवं मार्गदर्शन में हमारी सरकार मातृशक्ति के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। लखपति दीदी योजना, घर से आई कल्याण और योजना और मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना जैसी पहल ने प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का अवसर प्रदान किया है। आज हमारी मातृशक्ति न केवल अपने परिवार बल्कि समाज और प्रदेश की आर्थिक उन्नति में भी अहम योगदान दे रही है। उनके तहत निर्मित स्थानीय उत्पादों के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचने के लिए हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड के तहत व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। आइए इस महिला दिवस पर हम सभी मातृशक्ति के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण के संकल्प को और दृढ़ करें। तो वहीं बीते 6 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तरकाशी दौरे पर रहे। वहीं उनके उत्तरकाशी दौरे के बाद सीएम धामी का दिल्ली दौरा हुआ, जिसके बाद एक बार फिर से कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई हैं। उत्तराखंड के सियासी गलियारों में चर्चाएं चल रही हैं कि 2 से 3 मंत्रियों की पद से छुट्टी हो सकती है। वहीं इस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि जितने भी गालीबाज मंत्री हैं उनको उनके पद से हटाया जाना चाहिए। वहीं इस मामले पर अब बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा कि ऐसी चर्चाएं हर 3-4 महीने में चलती हैं, लेकिन पार्टी में किसको लाना है, किसको रखना है और किसको नहीं रखना है, ये भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का काम है। चर्चाएं हर 3-4 महीने में चलती हैं और चलती हैं, ये भी चर्चा चल रही है। तो समाधान पे पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी इसके बारे में मैं कोई कमेंट कर नहीं सकता। पार्टी नेतृत्व तो इसको देख रहा होगा। दूसरी बात, पार्टी में किसको लाना है, किसको रखना है, किसको नहीं रखना है, ये भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का काम है और भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। ये कांग्रेस के दिशा निर्देश पर या उनके चाहने न चाहने पर इस पर निर्णय नहीं हो सकता है। और तीसरा विषय इसमें ये भी जुड़ता है कि आज के परिदृश्य के हिसाब से सभी चीज़ें पब्लिक डोमेन में भी हैं और पार्टी के संज्ञान में भी हैं। तो निश्चित तौर पर पार्टी की बेहतरी के लिए, उत्तराखंड की बेहतरी के लिए पार्टी निर्णय लेगी, ये विश्वास सबको रहना चाहिए। तो वहीं उत्तराखंड के वनीकरण के लिए आवंटित कैंपा फंड के कथित दुरुपयोग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है।
अदालत ने उत्तराखंड सरकार की आलोचना करते हुए मुख्य सचिव से इस पर स्पष्टीकरण मांगा है। तो वहीं आपको बता दें, अदालत ने राज्य सरकार को पारदर्शिता बरतने और जनता को बताने का निर्देश दिया कि ये फंड कहां खर्च हुआ है। वहीं कैग रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में से 2022 के बीच कैंपा फंड का दुरुपयोग किया गया और इस फंड का इस्तेमाल आईफोन, लैपटॉप, फ्रिज, कूलर कार्यकालों में, आपको बताते चले, कानूनी मामलों और अन्य निजी कार्यों में किया गया। ये डेवलपमेंट अपनी जगह है, लेकिन वृक्ष जिनको 50-50, 100-100 साल लगते हैं डेवलप होने में, उनको बचाते हुए अगर ये सब काम होते तो निश्चित ही अच्छा रहता। लेकिन सरकार और एनजीटी, मैं खासकर एनजीटी को कहूँगा, गरीबों के आशाने उखाड़ने के लिए, उजाड़ने के लिए तैयार है, लेकिन ऐसे मामलों में मुंह बंद करके बैठ जाते हैं और पर्यावरणविद कर रहे हैं, लेकिन वो कहाँ हैं जो ऋषिकेश में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वृक्ष लगाने की बात करते हैं, अलग अलग बात करते हैं, उनको सामने आना चाहिए था, पर वो कहीं इस पूरे प्रकरण में दिखाई नहीं दे रहे। कई नेता जो है घबरा रहे हैं। तो वहीं उत्तराखंड में सहकारिता के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर मामला हाई कोर्ट गया था, जिस पर हाई कोर्ट ने चुनाव कराने के आदेश सरकार को दिए हैं। इसको लेकर पार्टियों में आपस में मतभेद हो रहे हैं। ऐसे में आपस में पार्टी के अंतर्कल में दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर उत्तराखंड बीजेपी के विधायक विनोद चमोली ने कहा कि चुनाव के समय सबके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, वो पार्टी के अंदर और बाहर सब जगह होते हैं। सभी चुनावों में इस तरह स्थिति देखने को मिलती है, लेकिन जब चुनाव आता है सभी को समझा बुझा लिया जाता है। लेकिन जब भी हम चुनाव की बात करते हैं तो ये मान के चलिए कि लोगों के इंटरेस्ट क्लैश होते हैं, वो चाहे विद इन द पार्टी हो, चाहे आउटसाइड पार्टी हो, या विद इन दी डिफरेंट पार्टीज हो, तो कहीं ना कहीं क्लैश होते हैं। तो वहाँ पर इस तरह की बातें आती हैं। अब न्यायालय ने आदेश दिए हैं, न्यायालय के आदेशों पर नए सिरे सब चुनाव होंगे, तो जब स्थितियाँ चुनाव की आ जाएंगी उसके बाद सबको समझा बुझा कर एक ट्रैक पे ले आया जाएगा। और जब तक लोगों के नाम तय नहीं होते तब तक ये कसमकस हमेशा ही चलती है। ये कोई भी चुनाव हो, सभी में चलते, चाहे वो लोकल बॉडीज को, एमएलए के हों, एमपीज के हों, तो कंटेस्टेंट्स रहते हैं विद इन द पार्टी और आउटसाइड द पार्टी, तो सब आपस में खिंचाव तो रहता ही है। लेकिन बाद में पार्टी जब निर्णय लेती है, पार्टी सब चीज़ों को समेट के फिर एक दिशा में चलती है, तो मैं समझता हूँ तब तक ठीक हो जाएगा। तो वहीं उत्तराखंड में विकास कार्यों को लेकर हमेशा गुणवत्ता पर सवाल उठते हैं। इसको लेकर जब उत्तराखंड बीजेपी के धर्मपुर से विधायक विनोद चमोली से सवाल पूछा गया, तो जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार का काम योजनाएं लाना होता है, फिर उसको अलग अलग विभागों की ओर अधिकारियों के तहत आपको बताते चले आवंटित कर दिया जाता है। इससे आपसी सामंजस्य को तालमेल और वाली कोई बात नहीं है। विकास के कार्यों की गुणवत्ता जांचने का काम एडमिनिस्ट्रेशन का है और अक्सर विकास के ऐसे कार्यों में भ्रष्टाचार होता है और जो अधिकारी और कर्मचारी से शामिल होते हैं उनके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए। कोई चीज नहीं है, सरकार ने योजना बनाई, योजना में धन उपलब्ध कराया, उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन नीचे शासन करता है, फिर डिपार्टमेंट्स करते हैं। तो अगर कहीं उसके एग्जीक्यूशन में कोई कमी आ रही है या उस लेवल पर जहाँ पर वो चीज़ें धरातल पर उतारनी है वहाँ पर उसकी गुणवत्ता में कोई कमी आ रही है, ये सीधे सीधे एडमिनिस्ट्रेटिव मामला बनता है। ये सामंजस्य और तालमेल का इशू नहीं है, ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला है और सीधे सीधे एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे अधिकारियों को, ऐसे कर्मचारियों को जो इसके लिए जिम्मेदार हैं और जहाँ कहीं कमियाँ छोड़ देते हैं, इनको चिन्हित किया जाना चाहिए और सीधे सीधे इन पर एडमिनिस्ट्रेटिव निर्णय होना चाहिए, डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए। तो वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह गुर्जर ने एक बड़ा बयान दिया है कि पहाड़ के लोग उत्तराखंड के शरणार्थी हैं। वे यहाँ मूल निवासी नहीं है, क्योंकि पहाड़ों पर रहने वाले लोग मूलतः राजस्थान, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र से पलायन करके आए हुए हैं।
साथ ही उन्होंने कहा कि हम लोगों को कुछ लोग मैदानी बता रहे हैं। जो लोग पहाड़ मैदान की राजनीति कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। एक व्यक्ति से गलती से अगर एक शब्द निकल गया और उसने माफी भी मांग ली तो उस बात को तूल देना सही नहीं है। दोनों बराबर के भागीदार हैं, इसमें किसी एक का नहीं कह सकते, दोनों बराबर के भागीदार हैं। काफी उत्तराखंड में देखने को मिल रही है, इस पर आपका क्या कहना है? पहाड़ मैदान की जो राजनीति चल रही है वो चंद लोग उठा रहे हैं, दोनों बराबर के भागीदार हैं, इसमें किसी एक का नहीं कह सकते, दोनों बराबर के भागीदार हैं। काफी उत्तराखंड में देखने को मिल रही है, इस पर आपका क्या कहना है? पहाड़ मैदान की जो राजनीति चल रही है वो चंद लोग उठा रहे हैं। तो वहीं हरिद्वार में सुमन नगर क्षेत्र में सिंचाई विभाग की सरकारी जमीन पर अवैध रूप से स्थापित मजार को लेकर प्रशासन ने कार्यवाही शुरू कर दी है। तो वहीं हरिद्वार उप जिला अधिकारी अजय वीर सिंह ने स्पष्ट किया कि इस अवैध मजार को लेकर पहले ही नोटिस जारी कर दिया गया था और अब प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्यवाही शुरू कर दी है। इस कदम से न केवल सरकारी जमीन पर हुए अवैध कब्जे को रोका जाएगा, बल्कि सभी संदेश जाएगा कि किसी भी अवैध निर्माण या गैर कानूनी कब्जे पर तुरंत और सख्त कार्यवाही की जाएगी। बताते चले कि पिछले 1 महीने से ज्यादा समय नोटिस जारी किए हो गया है। प्रशासन ने अब तत्काल कदम उठाते हुए उचित विधिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। में आज ही संज्ञान में आया है कि सुमननगर क्षेत्र में एक मजार है जिसमें मोस्ट प्रोबेबली पुनर्वास सिंचाई विभाग की जगह पर है। इस सबने मेरे द्वारा विभाग को सूचित कर दिया गया है, वो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह में चेक कर रहे हैं। अगर इसको नोटिस वगैरह दिया गया है, विधि संगत कार्रवाई के लिए पूर्व में कार्रवाई हो चुकी है, जो लिखित कार्रवाई है, तो इसमें हम लोग ग्राउंड पे भी कार्रवाई कर लेंगे। अगर लिखित कार्रवाई नहीं हुई तो पहले विधिवत तरीके से नोटिस दिया जाएगा, समय दिया जाएगा, उसके बाद इसको अगर ये अवैध पाई जाती है तो हटाया जाएगा। देखिए, जो भी पूरी कार्रवाई रहेगी, जो हमारे जीओज हैं, जो भी रूल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग की जाएगी और शांति व्यवस्था बनाई रखी जाए। उसके लिए भी हम पुलिस फोर्स के लिए भी पर्याप्त मात्रा में हमारी तरफ से मांग करी जाती है। तो सारी चीज़ों को देखने के बाद ही कार्रवाई करें। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर देहरादून अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। सीएम धामी ने मातृशक्ति को सम्मानित कर संबोधित भी किया। हौसले और अपने कार्य के प्रति आप सबकी जो लगन है, आप सबकी जो निष्ठा है, उसको मैं नमन करता हूँ। बहनों, आज जब सभी जानती हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आज देश के अंदर महिला शक्ति के उत्थान के लिए, महिला शक्ति के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रत्येक स्तर पर आज अनेक अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं। और पिछले यदि मैं 11 वर्षों में जहां हम बात करें तो 30 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को जनधन खाते खोलकर बैंक के खाते खोले गए हैं। वहीं 12 करोड़ से भी अधिक टॉयलेट्स बनाकर माताओं बहनों के मान सम्मान की रक्षा सुनिश्चित की गई है। आज हम मोदी जी द्वारा प्रारंभ की गई लखपति योजना के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का संकल्प पूरा करने के लिए कार्य किया जा रहा है। तेजी से हर क्षेत्र में आज लखपति दीदियां बन रही हैं। वहीं 30 करोड़ से अधिक महिलाओं को मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन देकर उनको सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। इतना ही नहीं, अभी पिछले वर्ष 2023-24 में संसद का विशेष सत्र बुलाकर आने वाले समय में महिलाओं को, चाहे देश की संसद हो या राज्य की विधानसभाएं हैं, उन सभी में 33% का आरक्षण का बिल पास करने का ऐतिहासिक निर्णय भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लिया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में और उनके सहयोग से हमारे प्रदेश की डबल इंजन की सरकार भी पढ़ाई से लेकर सरकारी नौकरी तक और उद्यम से लेकर खेल तक प्रत्येक क्षेत्र में हमारी माताओं, बहनों और बेटियों की
भागीदारी अधिक से अधिक सुनिश्चित करने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। आज उत्तराखंड में एक और जहां सशक्त नारी सशक्त समाज की परिकल्पना को लेकर नंदा गौरा योजना के अंतर्गत बालिकाओं के जन्म लेने पर 11,000 रुपये तथा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर 51,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। वहीं सुरक्षित और स्वस्थ मातृत्व को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना संचालित की जा रही है। इसके साथ ही महिलाओं की सुरक्षा, सहायता एवं संरक्षण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन 181 और महिला कल्याण एवं पुनर्वास केंद्र स्थापित करने के साथ ही कामकाजी महिलाओं हेतु महिला छात्रावास भी संचालित किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारी सरकार नौकरियों में बेटियों को 30% का जो आरक्षण है उसको देकर प्रत्येक विभाग में उनका उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का भी प्रयास कर रही है। बिना ब्याज के ऋण देने का प्रावधान हमने किया है। इसमें 5 लाख रुपए तक की धनराशि का प्रावधान किया गया है। आप सभी इस बात की साक्षी हैं कि किस प्रकार से लखपति दीदी योजना के माध्यम से प्रदेश की 1 लाख से अधिक बहनों ने अभी तक लखपति दीदी बनने में सफलता प्राप्त की है। मैं आप सभी की मेहनत और लगन को साधुवाद देता हूं, क्योंकि यह आपकी मेहनत का ही परिणाम है कि आज मैं देश के बड़े बड़े मंचों से कहता हूं कि लखपति दीदी योजना के अंतर्गत जो हमने योजना का लक्ष्य रखा था 1 लाख लखपति दीदी बनाने का, वो लक्ष्य समय से पहले ही पूरा कर लिया है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।